नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो वाकया, जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, उसे सुनकर आपको लगेगा कि अगर इंसान किसी चीज़ को साधने की कोशिश करे तो वो उसको देर सवेर साध ही लेता है। कहने का मतलब ये कि अगर पुलिस किसी चीज़ को सुलझाने की कोशिश करे तो आज नहीं तो कल वो किसी न किसी तरीके से उस केस को सुलझा ही लेती है। आज की कहानी को सुनकर कम से कम आपको ऐसा ही लगेगा। और साथ ही आज की कहानी में बात उस बदकिस्मत मुल्जिम की जो कई सालों से जेल में बंद था। अब बस वो जेल से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसकी तकदीर फिर से पलट गई। हुआ ये कि 30 साल पहले उसने एक कत्ल किया था और उस कत्ल का राज किसी को नहीं पता था। मगर इससे पहले कि वो जेल से बाहर निकलता, 30 साल पुराना वो कत्ल का राज अचानक खुल गया और जेल से बाहर निकलने से ऐन पहले उसे फिर से ताउम्र कैद की सज़ा हो गई। और अमेरिका में ये जो ताउम्र कैद की सज़ा हुई, इसका मतलब इम्प्रिजनमेंट अंटिल डेथ। कितना बदकिस्मत कैदी रहा होगा ये सोचिए। हालांकि इसकी बदकिस्मती पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो कैदी है जिसने बेगुनाहों का कत्ल किया था। कैसे पुलिस ने इस मामले को सुलझाया, कैसे 30 साल बाद अचानक उसके गुनाह की कुंडली खुलकर सामने आ गई, आज मैं आपको यह पूरी बात बताने वाला हूं। यह घटना है 1978 की, जब अमेरिका के ओमाहा सिटी में 61 साल के एक बुजुर्ग शख्स कैरोल बोनेट का कत्ल हो गया। कैरोल बोनेट का जब कत्ल हुआ उस वक्त वो अपने घर में अकेले थे। जब उनकी मौत के बारे में, उनके कत्ल के बारे में आसपास के लोगों को, उनके रिश्तेदारों को खबर मिली तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। 1978 की बात है, आप समझिए, बहुत पुरानी। और तब ओमाहा सिटी की पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। कैरोल बोनेट के पूरे घर की तलाशी ली गई। डेड बॉडी का पुलिस ने बहुत बारीकी से मुआयना किया। पुलिस ने यह नोटिस किया कि घर की चीज़ें जो है वो बिखरी हुई हैं और कैरोल को किसी तेज़ धार हथियार से वार करके मारा गया था, इसलिए घर में बहुत सारा खून भी जगह जगह बिखरा हुआ था। और खून के छींटे या खून की धार वो उनके मकान के बाथरूम तक थी, जिसे देखकर पुलिस को यह लगता था कि शायद कातिल ने बुजुर्ग कैरोल की जान लेने के बाद बाथरूम में जाकर अपना हाथ धोया था या खुद के शरीर पर जो खून के छींटे पड़े होंगे उसे साफ किया था। तो ये तो सीन ऑफ क्राइम की बात हुई। पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि कैरोल बोनेट के घर के बाहर उनकी जो कार थी वो कार गायब थी। और इसको देखकर इतना साफ था कि इस कत्ल के पीछे लूटपाट की वजह रही, और उस लूटपाट में भी कार को लूटना सबसे प्राइम मोटिव या प्राइम इंटेंशन उस कातिल का रहा होगा। पुलिस ने मौका वारदात से ढेर सारे क्लूज जो है वो इकट्ठा किए। क्लूज मैं इसलिए कह रहा हूँ, एविडेंस में इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उसको एविडेंस बनने में बहुत टाइम लगा, बल्कि एविडेंस बनने में 30 साल लग गए। वो क्लूज क्या थे? वो क्लूज थे फिंगरप्रिंट्स। पुलिस को मौके पर बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले और साथ ही पुलिस को कुछ डीएनए के सैंपल भी मौके से मिले। इस कत्ल के दौरान शायद जो कातिल था उसके बॉडी का कुछ हिस्सा, चाहे उसके खून का कोई कतरा हो या फिर उसके शर्ट का कोई धागा हो या उसके सिर के बाल हो, कुछ इस तरह की चीज़ें वहाँ पुलिस को मौके से मिली थी। तो कुल मिलाकर पुलिस ने डीएनए सैंपल के लिए कुछ नमूने इकट्ठा किए और फिंगरप्रिंट कुछ इकट्ठा किए। मैंने आपको ये तो ज़रूर बताया कि बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन जब पुलिस ने लैब में जाकर इन चीज़ों की जाँच की तो पुलिस ने ये पाया कि ये सारी चीज़ें जो है एक ही आदमी की है। कहने का मतलब ये कि जो भी डीएनए सैंपल पुलिस ने रीड किया वो भी एक आदमी का था, और साथ ही पुलिस को जो मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो फिंगरप्रिंट्स भी सब एक दूसरे से मैच करते थे, मतलब एक ही आदमी का था। तो इससे पुलिस को ये लगने लगा कि हो ना हो जो क्रिमिनल है, जो कातिल है, वो कोई एक ही है और एक से ज़्यादा लोगों ने उस घर में एंट्री नहीं की है और कैरोल बोनेट का कातिल भी एक है। तो खैर, ये 1978 की बात है। पुलिस ने ये सारे सैंपल इकट्ठा किए और इसके बाद पुलिस ये कोशिश करती रही कि इन फिंगरप्रिंट्स से, पुलिस के पास जो डेटा बैंक होता है फिंगरप्रिंट का अपराधियों के,
उस डेटा बैंक में मौजूद फिंगरप्रिंट्स का मिलान करवाया जाए, मैच करवाया जाए। आमतौर पर पुलिस जब फिंगरप्रिंट कलेक्ट करती है तो केस को सॉल्व करने का तरीका यही होता है, क्योंकि मौका वारदात से तो आप सैंपल या एविडेंस या क्लू लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी से कोरोबोरेट ना करे, अगर किसी से मैच ना करे, तो फिर वो केस आगे नहीं बढ़ता। तो ये जो ओमाहा सिटी का ये जो मामला है, ये कुछ ऐसा ही था। इसमें पुलिस ने फिंगरप्रिंट और डीएनए के सैंपल कलेक्ट तो किए, लेकिन कई साल गुजर गए और पुलिस को जो है कोई ऐसा फिंगरप्रिंट नहीं मिला जिससे ओमाहा सिटी में ये पता चल पाता कि वो फिंगरप्रिंट किस आदमी का है। मतलब फिंगरप्रिंट के बैंक में जो फिंगरप्रिंट्स पुलिस के पास थे उसके साथ मौका वारदात पर मिले फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे थे। अब कुछ महीने गुजरने के बाद पुलिस को यह भी पता चला कि जो कार कैरोल बोनेट के घर में लूटपाट करने के बाद लूटी गई थी, वो कार जो है पुलिस को अमेरिका में ही एक दूसरे शहर इलियोनियोस में बरामद हुई। तो इलियोनियोस में पुलिस को लूटी गई कार भी मिल गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस लुटेरा कौन था और कैरोल बोनेट का कातिल कौन था ये पुलिस पता नहीं कर पाई। और इसके साथ ही दिन, महीने, साल सब गुजरते चले गए और गुजरते गुजरते 30 साल गुजर गए। 1978 से 2008 आ गया। 2008 में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप एफर्ट करते रहते हैं तो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। 2008 में ओमाहा पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम थी, उस फॉरेंसिक टीम को इस मामले में जो है उम्मीद की पहली किरण नजर आई। हुआ ये कि फॉरेंसिक टीम की एक टेक्नीशियन है जिनका नाम है लाउरा कासे। तो ये जो लाउरा कासे हैं, ये लगातार फिंगरप्रिंट्स पर अध्ययन कर रही थी, पढ़ रही थी और साथ ही अलग अलग क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स के साथ उनके पास जो बैंक में फिंगरप्रिंट्स जमा होते थे उसका मिलान भी करती थी। और इस कोशिश में लाउरा कासे का जो एफर्ट है वो रंग लाया। 2008 में पहली बार लाउरा कासे ने देखा कि उनके पास फॉरेंसिक के बैंक में जो फिंगरप्रिंट है उसके साथ 30 साल पहले 1978 में हुए एक कत्ल का फिंगरप्रिंट जो है वो मैच कर रहा है। कहने का मतलब ये कि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, पुलिस जो है फिंगरप्रिंट का बैंक जो है वो लगातार बढ़ाती रहती है, इंक्रीज करती रहती है और ख़ासकर वैसे अपराधियों के फिंगरप्रिंट पुलिस अपने बैंक में रखती है जो पहले किसी जुर्म में शामिल हुए होते हैं। तो इसी तरह से फिंगरप्रिंट का बैंक जो है वो तो बढ़ता रहता है। तो 1978 में जो केस हुआ था उसका फिंगरप्रिंट के बैंक से पहले 30 सालों तक कोई मिलान नहीं हो पाया, लेकिन 2008 में जब फिर से वही कोशिश हुई तो एक टेक्नीशियन ने यह देखा कि 1978 में जो फिंगरप्रिंट उन्होंने लिफ्ट किया था वो फिंगरप्रिंट ओमाहा पुलिस का जो बैंक है फिंगरप्रिंट का, उसमें एक पर्टिकुलर आदमी, एक पर्टिकुलर क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट से मैच कर रही थी। और ये बहुत एक्साइटिंग बात थी किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए, बहुत उत्साहजनक बात। उनको लगने लगा कि यार ये केस सॉल्व हो सकता है, 30 साल बाद सॉल्व हो सकता है। आप समझिए कि वो टेक्नीशियन जो है वो कितनी खुश होगी। तो उन्होंने ये पता, ऑब्वियसली उनके पास बैंक तो होता ही है, ये पता चल गया ये फिंगरप्रिंट किसका है। तो जिस आदमी का फिंगरप्रिंट था उसका नाम था जेरी वॉटसन। और ये जेरी वॉटसन जो है बेसिकली उसी इलियोनियोस का रहने वाला था जहां पर 1978 में जब लूटपाट हुई थी उसके बाद कैरोल बोनेट की लूटी हुई कार बरामद हुई थी। और ये जेरी वॉटसन जो है जहां पर लूटी हुई कार मिली थी उससे चंद मील के फासले पर ही रहता था और उसका घर वहीं पर था। तो वो कार का मिलना, फिंगरप्रिंट जो 1978 में लिफ्ट हुआ था उस फिंगरप्रिंट का जेरी वॉटसन के फिंगरप्रिंट से मैच कर जाना, ये सारी चीज़ें ये संकेत कर रही थी, इशारा कर रही थी कि कैरोल बोनेट नाम के बुजुर्ग के कत्ल में जेरी वॉटसन का हाथ है या हाथ हो सकता है। जेरी वॉटसन के बारे में अब पुलिस ने और पता करना शुरू किया तो पुलिस को यह पता चला कि जेरी वॉटसन इन दिनों इलियोनियोस की जेल में ही बंद है और चोरी के एक मामले में बंद है। अब इस मामले की जांच फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ साथ जो ओमाहा सिटी की पुलिस है उसके जासूस भी करने लगे थे और जासूसों ने ही यह पता किया कि जेरी वॉटसन इलियोनियोस की जेल में बंद है और चोरी के एक मामले में उसे सजा हुई है। अब से कुछ ही रोज बाद
उसकी ये सज़ा भी पूरी होने वाली है और वो जेल से बाहर निकलने वाला है। लेकिन सिर्फ फिंगरप्रिंट का मैच कर जाना जो है वो जेरी वॉटसन को सज़ा दिलाने के लिए और 31 साल पुराने मामले में गुनहगार करार दिलाने के लिए सफिशिएंट तो होता, लेकिन पुलिस के पास चूंकि और एविडेंस थे तो पुलिस ने सोचा कि हम इसको और पुख्ता तरीके से कंफर्म करेंगे। और वो एविडेंस क्या था? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 30 साल पहले पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम से सिर्फ फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि कुछ डीएनए के सैंपल भी कलेक्ट किए थे। वो डीएनए का सैंपल भी अमेरिका पुलिस के पास मौजूद था और अमेरिका की पुलिस ने 30 साल पुराने उस डीएनए सैंपल के साथ अब जेरी वॉटसन का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया और दोनों का मिलान कराया। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, हैरानी होगी कि वो भी डीएनए सैंपल फिंगरप्रिंट की तरह मैच कर गया। और इस तरह 1978 का मामला वो 2008 में खुला और इसके भी कुछ साल बाद 17 अक्टूबर 2011 को कैरोल बोनेट के कत्ल के मामले में, यानी 33 इयर्स बाद, कत्ल की घटना के 33 साल बाद जेरी वॉटसन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और ये वही वक्त था जब जेरी वॉटसन चोरी के मामले में, जिस मामले में वो इलिनॉइस के जेल में बंद था, वहाँ से जस्ट बाहर आने वाला था। आप सोचिए कि कितनी बदकिस्मती रही उसकी कि एक कत्ल का मामला जो 30 सालों तक ब्लाइंड बना रहा, जिसका कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया था, ठीक 30 साल बाद अचानक वो केस करिश्माई तरीके से सॉल्व होता है और 33 साल आते आते जो गुनहगार है उसको सज़ा भी हो जाती है। और सज़ा भी तब होती है जब वो फ़ौरन जेल से बाहर निकलने वाला होता है। तो अब तो खैर उसकी पूरी उम्र सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। बात 2011 की है, आज से भी 10 साल पहले की। अब जेरी वॉटसन इस दुनिया में है या नहीं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये केस सॉल्व हुआ, अमेरिका पुलिस ने जिस तरह से इस केस को सॉल्व किया, उसके लिए अमेरिका पुलिस को भी दाद देनी होगी। अमेरिका में और ख़ासकर पश्चिमी देशों में कोल्ड केसेस को सॉल्व करने पर पुलिस का बहुत ज़्यादा जोर होता है और उसके लिए अलग से यूनिट वहाँ के पुलिस में है जो सालों पुराने मामले जिसमें गुनहगार तफ्तीश की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से बच निकलते हैं, उन मामलों को पुलिस लगातार उसका पीछा करती रहती है और कई बार सुलझा लेती है। तो यहाँ दो लोगों को 2008 में उन्होंने फिंगरप्रिंट से जेरी वॉटसन को आइडेंटिफाई किया था। तो दो लोग, एक जिसमें टेक्नीशियन है जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, लाउरा कासे, उनको सम्मानित किया गया, और साथ ही एक जासूस हैं जिन्होंने उस फिंगरप्रिंट के मिलान की बात कंफर्म होने के बाद इसके बारे में पता लगाया, जेरी वॉटसन के प्रेजेंट लोकेशन के बारे में कि वो कहाँ पर है और उसने क्या क्या क्राइम किया है। जो दूसरे जासूस हैं उनका नाम है डगलस हेराउट। तो लाउरा कासे और डगलस हेराउट नाम के इन दो इन्वेस्टिगेटर्स को, जिसमें एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है और एक पुलिस के इन्वेस्टिगेटर हैं, इन दोनों को वहाँ की पुलिस ने, नेब्रास्का की पुलिस ने, ओमाहा सिटी की पुलिस ने सम्मानित किया 2012 में। यानी जब इन गुनहगारों को सज़ा हो गई उसके 1 साल, इस गुनहगार को सज़ा हो गई, माफ़ कीजिएगा, उसके 1 साल बाद। तो ये पुलिस की कामयाबी की एक शानदार कहानी थी जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को सुनानी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी सुनकर अच्छी लगी होगी। आपकी राय इस कहानी पर क्या है? हम अपने देश भारत में इस तरह के इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या कर सकते हैं? जो कुछ हमारे पास है वो तो चलिए है। हमारी तकनीक और टेक्नोलॉजी 1978 में भी शायद इतनी डेवलप्ड तो नहीं रही होगी कि हम कोई बैंक वगैरह उस समय से बनाना शुरू करते, लेकिन अब हम वेल इक्विप्ड हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों की निगाह में, इस पर आप क्या सोचते हैं? और इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में लिखें। आज कुछ ख़ास वजहों से मैं जो है आपका कमेंट और आपके नाम फ़िलहाल नहीं पढ़ रहा हूँ, मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ कि आप जो भी कमेंट मेरे वीडियोज़ में करते हैं, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ और उसमें से मेरे लिए जो भी मैसेज होता है उसे मैं आत्मसात करने और उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज़, मैं बेशक आज आप लोगों का नाम या कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इस पूरे घटनाक्रम पर, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पर, हमारे देश में फॉरेंसिक के हालत पर आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आप लोगों से मुखातिब होऊंगा तो उसके बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।